हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित को डर था कि बीती रात इतनी गहरी चोट खाने के बाद दमयंती देवी अनिका के वहां पर पहुंचने पर अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके लिए वह पहले से ही पूरे इंतज़ाम के साथ इंतज़ार में बैठी होगी। वहीं अनिका के लिए सिरदर्दी का विषय यह था कि इससे पहले कि दमयंती देवी कोई दूसरी चाल चले अथवा अपनी ज़रूरी चीज़ों के साथ उस किले से किसी दूसरी जगह पर चली जाए, उसके किले तक पहुंचकर उसकी सभी जड़ों को काट देना आवश्यक था। इसके अलावा उन स्त्रियों को सुरक्षित उसके चुंगल से बाहर निकाल लिया जाए जो वक्त और हालात के मारे दमयंती देवी के जाल में फंसी हुई थी। अनिका यह भी भली भांति जानती थी दमयंती देवी अब तक इस बात का अनुमान लगा चुकी होगी कि उसके किले पर धावा बोला जाएगा। इसलिए वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि वह अपनी सभी आवश्यक सामग्री के साथ यहाँ से समय रहते बाहर निकल जाए और अनिका के हाथ कुछ न लगे। अनिका जो सोच रही थी वह बिल्कुल सही था। दमयंती देवी अपने किले में वापस आने के बाद यही करने वाली थी, लेकिन हालातों के चलते उसने अपनी दो बेशकीमती व्यक्तियों की जानें गंवा दी थी, जिसकी वजह से वह अपनी सुध बुध पूरी तरह से खो चुकी थी और उसकी सिपाही सुरक्षा की दृष्टि से उसे लेकर चंबल के घने जंगलों की ओर निकल गई थी। ऐसा करने के निर्देश उन्हें दिव्य कीर्ति से मिले थे, जो दुनिया के सामने अपनी साफ सुथरी छवि के साथ असाधारण व्यक्तित्व का धनी था और उसे असाधारण बनाता था उसका तेज दिमाग और दूरदृष्टि। उसी दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके आज उसने दमयंती देवी की जान बचा ली थी। अनिका को इस मिशन के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। इसे पूरा करने के लिए वह अकेली ही पर्याप्त थी। फिलहाल इस मिशन को वह खुद लीड कर रही थी। वह यह जॉइंट मिशन इसलिए कर रही थी ताकि दमयंती देवी की लैब में किए जा रहे एक्सपेरिमेंट और वहां पर बनाए गए अलग अलग तरह के उपकरणों को भारतीय आर्मी को सौंपा जा सके, ताकि वह आने वाले किसी भी खतरे का पूर्व अनुमान लगा सकें और भविष्य के लिए तैयार रह सके। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता चल सके कि यह दुश्मन सिर्फ देश के अंदर ही है अथवा यह किसी बड़े बाहरी खतरे का आगाज़ है। इसके अतिरिक्त उस किले में जो भी काम की चीज़ हो उन्हें नए सिरे से बनाकर प्रयोग में लाया जा सके। इसके अलावा जितना संभव हो सके उतनी ज़्यादा यह जानकारी हासिल की जा सके कि राष्ट्र को आगामी समय में किस तरह की मानवीय व यांत्रिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस किले के हर भाग में कैमरे नहीं लगाए गए थे, केवल कुछ खास जगह थी जहां पर इन्हें व्यवस्थित किया गया था। बाकी सभी हिस्सों में स्त्री सिपाही पहरा देती थी। जब ड्रोन आगे बढ़ना शुरू करता है तो अनिका अपने हाथ की स्क्रीन पर किले में चल रही सभी गतिविधियों को देखती है और सामने आने वाली हर स्त्री के शरीर में छोटे छोटे निब जैसे उपकरण को इंजेक्ट करती जाती है। उसके लगने के कुछ ही सेकंड में वह स्त्रियां ज़मीन पर गिरती जाती हैं। कुछ ही देर में ड्रोन कैमरा को सर्च करना शुरू कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। कैमरा के नष्ट होते ही अंडरग्राउंड लैब और कंट्रोल रूम दोनों ही खतरे को समझ जाते हैं। दमयंती देवी के निर्देश एकदम स्पष्ट थे कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में उन्हें क्या करना होगा। वह पूरे किले के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सभी पेट्रोलिंग करती हुई स्त्री सिपाहियों को सूचना भेज देती हैं कि किले में खतरा आ चुका है। इसके लिए जो तरीका अपनाया गया वह यह था कि किले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में धातु की बनाई गई बारीक तारें फैली हुई थी। इन्हें ज़मीन में गाड़े गए लकड़ी के लट्ठों के सहारे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बांधा गया था, जिनमें विशेष प्रकार की अन्य धातु से बनी हुई चूड़ियाँ डाली गई थी, जिन्हें छूने पर आवाज़ होती थी। इसी के माध्यम से विशेष प्रकार के संकेत का प्रयोग करके पूरे किले में कुछ ही पलों में यह संदेश बिना शब्दों के प्रयोग के बड़ी ही तेज़ी से प्रसारित कर दिया जाता है कि सभी सावधान होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। दुश्मन उनके प्रांगण में पहुंच चुका है। शुरुआत में दमयंती देवी के जो सिपाही ड्रोन के सामने आती हैं, ड्रोन उन्हें वहीं ढेर करता जाता है। इसके अलावा बड़ी ही सावधानी से अनिका अपने ड्रोन की मदद से किले के हर एक कोने में छिपी हुई स्त्री सिपाहियों को ढूंढ ढूंढ कर इंजेक्ट करती जाती है। लेकिन जैसे ही यह सांकेतिक संदेश किले में फैलता है
तो अनिका को कुछ अंदेशा होता है कि यह कोई सामान्य आवाज़ नहीं है। निश्चित ही इस संगीतमयी आवाज़ का कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि अनिका और उसके साथ मौजूद पूरी टीम को इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। इसलिए वह छिपने का प्रयास नहीं करते और पहले से अधिक सजग हो जाते हैं। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं। इस समय अनिका का ड्रोन उनसे काफ़ी आगे था। कुछ ही पलों में दमयंती देवी की सैकड़ों स्त्री सिपाही अनिका और कमांडोज के आसपास दिखाई देने लगती हैं। दरअसल दमयंती देवी के इस किले में उसकी स्त्री सिपाहियों की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि कुछ हज़ार में थी। लड़ाई के आधारभूत तरीके वह सभी जानती थी, लेकिन इनमें से 500 से अधिक स्त्रियां ऐसी थीं जो विशेष लड़ने के लिए प्रशिक्षित थीं। से स्त्रियां उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्यों में दक्ष थीं और उन्हें उन्हीं की ट्रेनिंग देने के बाद उनके प्रशिक्षण के अनुसार कार्यों में लगाया गया था। लेकिन फ़िलहाल अनिका और उसकी टीम का मुकाबला उन प्रशिक्षित स्त्रियों के साथ था जिनका मुकाबला कोई भी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट तक भी नहीं कर सकता था। सिर्फ अनिका ही थी जो उनके दांव पेचों को अच्छी तरह से जानती समझती थी। इसके अलावा उन्हें धूल चटाने में सक्षम भी थी। लेकिन इस वक्त स्त्री सिपाहियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। सभी कमांडोज हथियार बंद थे और हर परिस्थिति के लिए तैयार भी। वहीं यह स्त्री सिपाही भी कुछ कम नहीं थी। यदि हथियारों से आपसी मुठभेड़ होती तो निश्चित ही कुछ जानें चली जाती। लेकिन अनिका किसी भी तरह की हानि नहीं चाहती थी। यदि उसे यही करना होता तो उस पूरे किले को बड़ी ही आसानी से ध्वस्त किया जा सकता था। द किंग रोहित मारवा के लिए यह करना चुटकियों का खेल था। वैसे भी रोहित बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनिका इस किले के अंदर अपना पैर रखे और किसी नए तरह के खतरे से खेले। तुरंत ही अनिका इन स्त्रियों पर ड्रोन से हमला करने के बारे में सोचती है। यह अनिका के लिए एक बेहतर अवसर था जब 500 से भी अधिक स्त्रियां एक साथ ड्रोन के सामने होती। लेकिन जैसे ही अनिका स्क्रीन पर देखती है वह पाती है कि ड्रोन किले की उन जगहों से गुजर रहा था जो चारों तरफ से बंद थी। अचानक से 2 बड़े बड़े जाल ड्रोन को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और अंततः ड्रोन जाल में फंस जाता है। अब अनिका समझ जाती है कि उसके पास हथियारों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। निश्चित रूप से दमयंती देवी की स्त्री सिपाही अपने हथियारों से हमला करेंगी, क्योंकि वह अनिका की तरह उन्हें ज़िंदा रखने के बारे में नहीं सोच रही होंगी। इसलिए अनिका तुरंत ड्रोन को ऑटो पायलट मोड में डाल देती है ताकि अनिका अपना ध्यान ड्रोन से हटाकर उन स्त्रियों का मुकाबला करने पर लगा सके। उधर ड्रोन को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर एक के बाद एक अलग अलग तरह की शील्ड आ पड़ती हैं, जिसमें पत्थरों का ढेर और मेटल की चादर भी शामिल थी। अनिका अपने साथियों को इशारा करती है कि वह अपने हथियार संभाल ले। वक्त आ गया है कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। तभी वह देखती है कि वह स्त्रियां फाइटिंग के लिए पोजीशन ले लेती हैं। अनिका समझ जाती है कि उन औरतों की पहली कोशिश उन्हें ज़िंदा पकड़ने की है। अनिका भी यही चाहती थी। अनिका कमांडोज को इशारा करती है कि वह लड़ते हुए उन्हें उतने ही घाव दे जिससे कि वह ज़िंदा रह सकें। इसके अलावा वह यह भी इशारा करती है कि इनसे जितना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें शरीर और दिमाग दोनों की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अनिका और उसके साथियों को मिलाकर उनकी कुल संख्या 11 थी। अब उनका सामना करने के लिए लगभग 25 औरतें आगे आती हैं। अगर अनिका की जगह कोई और होता तो 11 का सामना करने के लिए 4 स्त्रियां भी काफ़ी होती। बेशक वह अनिका को देख या पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वह यह जानती थी कि उनके सामने मौजूद लोग अनिका की ही वजह से हैं, इसलिए उन्हें भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्हें डट कर मुकाबला करना होगा। अब उनके सामने आमने की टक्कर शुरू हो जाती है। अनिका अकेली ही 10 औरतों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन वही कमांडोज के लिए उनके बराबर ठहर पाना भी मुश्किल हो रहा था। अनिका को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि लड़ने के लिए आगे आई हुई औरतें अपने शरीर में ड्रग इंजेक्ट करके लड़ने के लिए सामने आई हैं, इसलिए कमांडो ज़्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। साथ ही अनिका बीच बीच में अपने हाथ पर लगी हुई स्क्रीन पर ड्रोन की एक्टिविटी भी देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह पाती है कि ड्रोन को पूरी तरह से कब्जे में लिया जा चुका है। इसलिए अब वह इस पर ध्यान देना बंद कर देती है और अपना पूरा ध्यान लड़ने पर लगा लेती है। अनिका का ड्रोन कोई मामूली ड्रोन नहीं था। उधर वह ड्रोन अपने ऊपर से जाल और चादरों को काटकर पत्थरों को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है और अनिका की ओर चल पड़ता है।
क्योंकि अनीका उसे ऑटो मोड में डालने से पहले यह कमांड दे चुकी थी। ड्रोन अनीका तक पहुंच जाने के बाद वहां चारों तरफ खड़ी हुई स्त्री सिपाहियों को अपने निशाने पर लेकर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अनीका की समस्या अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनीका और टीम से लड़ रही स्त्रियों ने भी उन्हीं के जैसा कॉम्बैट पहना हुआ था। इसके अलावा जो स्त्रियां खड़ी थी उनमें से भी कुछ ने वैसा ही कॉम्बैट पहना हुआ था। मशीन कितनी भी काबिल हो, अंततः बनाई हुई इंसान की ही होती है। उसकी भी अपनी कुछ कमज़ोरियां होती ही हैं। ड्रोन उनकी दुश्मन के रूप में शिनाख्त करने के काबिल नहीं था। अब वहाँ खड़ी हुई स्त्रियां ड्रोन को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ड्रोन किसी के हाथ नहीं आता। अनीका समझ चुकी थी कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अब वह जिन स्त्रियों से लड़ रही थी उन्हें गोल घूमकर एक साथ एक ही बार में सभी को ज़ोरदार पंच देकर ज़मीन पर गिरा देती है और वहां से कुछ कदम दूर खड़ी दीवार पर ऊंची छलांग लगाते हुए चढ़ जाती है। अब अनीका की गति से किसी का भी उसके पास पहुंचना आसान नहीं था। अब अनीका को ड्रोन को कमांड देने का वक्त मिल जाता है। वह एक स्त्री को ढूंढकर उन्हें इंजेक्ट करने लगती है। कुछ ही पलों में वह सभी स्त्रियां ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा होने के तुरंत बाद अनीका और टीम लंबी गहरी सांस लेते हैं। यह लड़ाई अपने आप में काफ़ी जोखिम भरी थी और इस पड़ाव को सभी ने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। मारवा हाउस। रोहित गहरी नींद में था और अनीका के जाने के तुरंत बाद से चिराग लगातार उसे फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। जब रोहित फ़ोन नहीं उठाता तब वह अनीका के नंबर पर भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकलता। अंत में बेचैन होकर चिराग रोहित से मिलने के लिए मारवा हाउस निकल पड़ता है। जब वहां पहुंचता है तो नौकरों से पता चलता है कि रोहित और अनीका मैडम अपने बेडरूम में हैं। अब मजबूर होकर वह आधे से 1 घंटे तक वहीं इधर से उधर घूम घूम कर अपना वक्त बिताता है और फिर दोबारा से रोहित के फ़ोन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी स्थिति पहले जैसी ही रही। कई बार की कोशिश के बाद भी रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। यह पहली बार था जब इतनी कोशिश करने के बाद भी रोहित ने चिराग की कॉल का कोई उत्तर ना दिया हो। अंत में किसी अनहोनी की आशंका से चिराग रोहित के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे खटखटाते हुए रोहित को आवाज़ लगाता है। सर, मैं चिराग, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? चिराग के ऐसा कहने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। चिराग कई बार इसी बात को अलग अलग तरीके से दोहराता है, लेकिन अंदर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अंत में वह यह सोचकर दरवाजे को हल्का सा खोलता है कि साउंड प्रूफ होने की वजह से शायद रोहित और अनीका उसे सुन नहीं पा रहे हैं। 2 इंच दरवाज़ा खोलने के बाद वह फिर से वही की वही बात दोहराता है, लेकिन इसके बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता। चिराग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बिना इजाज़त अंदर चला जाए। अंत में थक हार कर वह जैसे ही मुड़कर वापस जाने लगता है, उसे अपने सामने भूमि दिखाई देती है। चिराग भूमि से हेलो मैडम कहने के अलावा कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर भूमि उसे रोकते हुए पूछती है, क्या हुआ चिराग, कोई परेशानी है? वास्तव में भूमि को नौकरों ने बताया था कि चिराग काफ़ी देर से वहाँ रोहित से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा है और कुछ परेशानी भी दिखाई दे रहा है। भूमि किसी अनहोनी की आशंका से चिराग के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। अब चिराग जवाब देता है, दरअसल मुझे रोहित सर से बात करनी थी। लेकिन इसके बाद वह सारी बात भूमि को बता देता है कि किस तरह कई बार कोशिश करने पर भी उसकी बात रोहित या अनीका किसी से भी नहीं हो पा रही है। अब भूमि चिराग से कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। भूमि के ऐसा कहते ही चिराग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। लेकिन भूमि तो भूमि थी, वह कुछ भी कर सकती थी। अंत में वक्त की नज़ाकत को समझते हुए भूमि ने अपने भाई और भाभी के कमरे में जाने का फ़ैसला कर लिया। इसके बाद वह जब अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ सिर्फ रोहित लेटा हुआ था और अनीका का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर भूमि चिराग को अंदर आने का इशारा करती है। चिराग के अंदर आने के बाद भूमि रोहित को जगाने की कोशिश करती है और कई बार उसका नाम लेकर बुलाती है, रोहित, रोहित, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। अब भूमि और चिराग दोनों ही परेशान हो उठते हैं, क्योंकि इतनी गहरी नींद में रोहित कभी नहीं सोता था। तभी भूमि कमरे में चारों तरफ निगाहें घुमाती है
और फिर उसकी ऑफिसर वाली आंखें वहीं टेबल पर रखी हुई मेडिसिन की बोतल देख लेती हैं, जिस पर लिखी हुई डिटेल देखने के बाद वह समझ जाती है कि रोहित इतनी गहरी नींद में क्यों है। अब भूमि चिराग से पूछती है, क्या तुम सुबह तक रुक सकते हो या अभी रोहित को जगाना ज़रूरी है? अगर ऐसा है तो हमें प्रीति की मदद लेनी होगी। चिराग परेशान होते हुए कहता है, बस एक इन्फॉर्मेशन है जो जितना जल्दी हो सके मुझे रोहित सर को देनी होगी, पर अब मैं सुबह तक इंतज़ार कर लूँगा, प्रीति को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भूमि अच्छी तरह जानती थी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है चिराग रोहित के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, इसलिए मजाक करते हुए कहती है, तो अब तुम घर जाओगे या यहीं पर रुककर रोहित के जागने का इंतज़ार करोगे? चिराग हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, गुड नाइट मैडम, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चिराग के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि डॉन डेविड जिस खास मकसद से यहाँ आया है वह क्या है। किंग को इसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे किसी भी तरह सुबह होते ही सबसे पहले यह खबर किंग को देनी होगी। दमयंती देवी का किला। इस बार भी ड्रोन उनके आगे आगे उड़ रहा था और उनसे काफ़ी अधिक दूरी पर भी था। जब वह किले की खुफिया जगह पर एंट्री करता है तो अनिका अपने हाथ पर पहनी हुई स्क्रीन पर वहां का हाल देखकर हैरान रह जाती है। वह लक्ष्य को इशारा करती है और इसके बाद पूरी टीम दौड़ते हुए उन जगहों पर पहुंचती है। वह सभी देखते हैं कि चारों तरफ तबाही सी मची हुई थी। ड्रोन की किसी भी गतिविधि के बिना भी वहां पर चारों तरफ दमयंती देवी के सिपाही ज़मीन पर गिरे हुए थे। इसके तुरंत बाद अनिका और टीम के सभी कमांडो सावधानी बरतते हुए बारी बारी उनमें से कुछ की सांसों की गतिविधि जांचते हैं। उन्हें लगा था कि वह बेहोश पड़े हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी ना ही सांसें चल रही थी और ना ही नब्ज़। दमयंती देवी ने उन सभी को इसी तरह से तैयार किया था कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वह सब कुछ नष्ट करके अपनी जान दे दे। इतने कम समय में वह जो कुछ भी ख़त्म कर पाए उसे ख़त्म करके उन्होंने अपनी जान दे दी। यह सब देखकर अनिका को काफ़ी हताशा हुई। अनिका यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि दमयंती देवी के बुरे कर्मों का फल उन स्त्रियों को मिले जिन्हें ज़िंदगी को जीने का अधिकार था, और वह अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस किले की चार दीवारों के अंधेरे में बिता रही थी। वह सभी अपनी बीती पहले भी काफ़ी तकलीफ़ें झेल चुकी थी। अनिका ने इसी इरादे से सामने आने वाली सभी स्त्रियों के शरीर में वह ड्रग इंजेक्ट किया था, जिससे उनकी पुरानी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए मिट जाने वाली थी और फिलहाल वह सभी बेहोश हो गई थी। यह सभी औरतें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती थी। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी अनिका लगातार इधर से उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्य अनिका से पूछता है, क्या अभी कुछ और भी है? अनिका बिना लक्ष्य की तरफ देखे जवाब देती है, यहाँ कोई ना कोई खुफिया रास्ता ज़रूर होगा, उसे ढूंढो। लक्ष्य के मन में सवाल आता है कि अनिका को इतना पक्का विश्वास कैसे है कि यहाँ पर कोई खुफिया रास्ता होगा, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका को यकीन है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। इसलिए वह अनिका की बात सुनते ही लक्ष्य अपने साथियों को इशारा करता है। कुछ ही देर में उन्हें खुफिया सुरंग मिल जाती है जो ज़मीन के अंदर से गुजर रही थी। अनिका धीमी आवाज़ में लक्ष्य से कहती है, दमयंती देवी के जो सबसे ज़्यादा वफादार और काबिल लोग होंगे, निश्चित ही दमयंती देवी उनके साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होगी। हमें जल्द से जल्द उन तक पहुँचकर उन्हें रोकना होगा। लक्ष्य और उसके साथी सुरंग में नीचे उतरने के बाद दौड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यह करीब 5 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। दौड़कर इसके दूसरे कोने तक पहुँचने में कुछ वक्त लगना स्वाभाविक ही था। जब वह सब सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं तो अनिका को उससे बाहर निकलने से पहले वहां पर कई ज़रूरी चीज़ें टंगी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें शायद उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर वहां रख छोड़ा गया था। इसके अलावा अनिका और टीम को सुरंग के अंदर से भी बाहर का नज़ारा दिखाई देता है कि एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरने वाला था, जो उनसे लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। काफ़ी हैरानी की बात थी कि यह एक ऐसी जगह थी जो भरे रेगिस्तान में पानी और पेड़ों से घिरी हुई थी। स्वाभाविक था कि इस जगह को छोटे जंगल के रूप में यत्नपूर्वक विकसित किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को सुरंग के अंतिम छोर पर इस तरह रखकर छोड़ा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर उसे सिर्फ बटन दबाकर बाहर निकाला जा सकता था।
कुछ बटन दबाने पर उसके ऊपर की सुरंग की छत खुद खुल जाती थी और उसके बाद वह ऑटो लिफ्ट होकर सुरंग के ऊपर पहुंच जाता था। दमयंती देवी के सबसे काबिल और भरोसेमंद वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अनिका तुरंत वहाँ टंगी हुई एक मजबूत रस्सी को उठा लेती है। यह एक भारी और काफ़ी लंबी रस्सी थी जिसके एक कोने पर एक लोहे की लंबी भारी छड़ बंधी हुई थी। वह बाहर निकलकर दौड़ते हुए कुछ ही दूरी पर जाकर रस्सी के ढेर को छोड़ देती है और उसका लोहे की छड़ वाला कोना लेकर आगे दौड़ती है। अब तक हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था। वह अपने हाथ से उस रस्सी के कोने को घुमाते हुए धीरे धीरे ढीला छोड़ना शुरू करती है और लगातार हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है। अंत में उसे हेलीकॉप्टर के पैड में फंसा देती है। हेलीकॉप्टर अपने साथ उस रस्सी को लेकर उड़ने लगता है। तभी अनिका वापस पीछे की ओर दौड़ती है और रस्सी के उस भारी ढेर को उठाकर वहां मौजूद पहले पेड़ के चारों तरफ 3 बार क्लॉकवाइज घूमती है। उसके बाद दूसरे पेड़ की तरफ जाकर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घूमती है और इसी प्रक्रिया को वह 4-5 पेड़ों के साथ दोहराती है और अंत में रस्सी का अंतिम छोर उसके हाथ में आ जाता है। उधर हेलीकॉप्टर रस्सी के खिंचाव के कारण डगमगाने लगता है। हेलीकॉप्टर का चालक उसे नियंत्रित करते हुए पूरी ताकत के साथ आगे उड़ने की कोशिश करता है। रस्सी हेलीकॉप्टर के साथ आगे की ओर खींचना शुरू हो जाती है, लेकिन अनिका अपने पैरों को ज़मीन में गड़ाकर पूरी ताकत के साथ उसे पकड़ कर रखती है। कमांडो समझ जाते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। सभी अनिका की तरफ दौड़ते हैं और रस्सी के अंतिम छोर को पकड़कर उसे खींचना शुरू करते हैं। अनिका उन सभी को वहां देखकर रस्सी को छोड़कर पहले पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां से रस्सी को पकड़कर हेलीकॉप्टर की गति को बाधित करती है। सभी कमांडो हैरान थे कि यह व्यक्ति कौन है जिसमें इतनी ताकत है, लेकिन यह जान पहचान का वक्त नहीं था। अभी अपने मिशन को अंजाम देना था। अब अनिका रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर को ज़मीन पर आ गिरने के लिए मजबूर कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का चालक उसे ज़मीन पर उतार देता है। फिर हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग नीचे उतर कर बाहर आ जाते हैं। अनिका इशारा करती है तो लक्ष्य और उसकी टीम उन्हें पकड़कर घुटनों के बल बिठा देते हैं। अनिका एक बार फिर से लक्ष्य की तरफ अपने हाथ से कुछ इशारा करती है। लक्ष्य उनसे पूछता है, तुम्हारी लीडर कहाँ है? इस सवाल पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। जब लक्ष्य उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तब उनमें से एक कहता है, हमें मारना मत, वह देश छोड़कर जा चुकी हैं। कहाँ गई हैं इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। होटल महल दिल्ली के एक 7 स्टार होटल का बड़ा सा कमरा हर शानो शौकत से भरपूर था। आकार में किसी भी सामान्य परिवार के पूरे घर के बराबर था। होटल के 55वें फ्लोर पर बने होने की वजह से यह कमरा काफ़ी ऊंचाई पर था। तभी होटल के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और कमरे के अंदर दरवाजे पर मौजूद गार्ड बाहर आए हुए मुखबिर आदमी को साथ लेकर अंदर चला जाता है। वह आदमी एक अच्छे लिबास में होने के बावजूद भी किसी टपोरी से कम दिखाई नहीं दे रहा था। एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में रास्ता जाता था। तभी वहीं सामने हल्की हल्की रोशनी में एक रौबदार व्यक्ति की पीठ नज़र आती है, जिसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे की तरफ एक के ऊपर एक रख कर पकड़ा हुआ था। वह कमरे की कांच की दीवार से बाहर की तरफ देख रहा था। इतनी ऊंचाई से दूर दूर तक का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। तभी गार्ड उसे कहता है, डॉन, वह अपना आदमी आ गया है। मुखबिर कहता है, नमस्ते भाई। डॉन अपना उल्टा हाथ ऊपर करके इशारा करता है। तभी वहाँ मौजूद गार्ड उसे मुखबिर से कहता है, तुम्हें ऐसा क्या मिल गया है जिसके लिए तुम्हें खुद डॉन से मिलना था? डॉन से मिलने के लिए तुम अमेरिका तक आने के लिए तैयार थे। क्या तुम्हें पता नहीं कि डॉन किसी से नहीं मिलते? तुम्हारे मिलने की ज़िद के बाद अगर वह चीज़ उतने काम की नहीं हुई जितना कि तुमने दावा किया है, तो समझ लेना कि तुम्हारी जान आज और अभी जाएगी। इतना कहने के बाद वह गार्ड अपनी गन उस आदमी की तरफ कर देता है। वह आदमी झट से अपने घुटनों पर बैठकर डॉन की तरफ देखते हुए कहता है, कोई चीज़ नहीं, बल्कि खबर लाया हूँ, ऐसी खबर जो 100% पक्की है। दमयंती देवी का किला। यह जानने के बाद लक्ष्य और टीम को थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन अनिका को इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। वह जानती थी कि जब भी दमयंती देवी का उसके साथ आमना सामना होगा, वह दमयंती देवी का अंतिम वक्त होगा। अच्छा होगा कि दमयंती देवी अब कभी उसके रास्ते में ना आए। वहीं लक्ष्य सोचता है कि दमयंती देवी भले ही जिंदा बच गई हो,
पर उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका है, जिसके दम पर वह देश की जड़ी खोखले कर रही थी। उसमें अब कुछ शेष नहीं बचा था। अब वह दोबारा कभी भारत लौटने की गलती नहीं करेगी। अनिका की योजना के अंतर्गत जिनकी भी जान बच गई थी, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से आर्मी के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया था। उनके साथ आगे क्या किया जाना है, इसकी योजना भी पहले से ही तैयार थी। आर्मी के बड़े दस्तों के आने से पहले ही अनिका वहां से रवाना हो चुकी थी, ताकि सुबह होने से पहले मारवा हाउस पहुंच सके और उसकी पहचान उजागर ना हो। दमयंती देवी की सिपाहियों द्वारा सब कुछ खत्म करने की कोशिश के बाद वहां काफ़ी कुछ ऐसा बचा था, जिससे वहां सालों से चल रही गतिविधियों के बारे में समझा जा सके। उन सभी को आर्मी ने अपने अंडर में ले लिया था। अनिका के आज के कारनामों को देखने के बाद कमांडोज के बीच में उससे मिलने की और उसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ जाती है। वह सभी लक्ष्य से इसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य हंसते हुए यह कहकर बात खत्म कर देता है, किसी भी इन्फॉर्मर के बारे में जानकारी ना मांगी जाती है ना दी जाती है। लक्ष्य की यह बात सुनते ही सभी उसे छेड़ने लग जाते हैं। लक्ष्य की यह बात सुनकर एक कमांडो कहता है, बड़ी वह सिर्फ इन्फॉर्मर जैसा नहीं था, ऐसा ट्रेन व्यक्ति जो कमांडोज से भी एक कदम आगे हो, वह सिर्फ इन्फॉर्मर नहीं हो सकता, वह तुम्हारा कोई आयरमैन था। तभी दूसरा बड़ी ही मुस्कान के साथ कहता है, बताओ तुम्हें यह सुपरमैन कहाँ से मिला, वहीं से हम भी ढूंढ लें। तभी तीसरा मुस्कुराकर लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यह उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि वह आयरन मैन नहीं बल्कि डायमंड मैन था। तभी चौथा कमांडो हंसते हुए कहता है, चलो जो भी है, हमें खुशी है कि हमारे देश के पास एक डायमंड मैन है। चाहे हमें उसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उसके आज के कारनामे देखकर मुझे भरोसा हो गया है कि वह सही वक्त पर हमारी मदद करने ज़रूर आएगा। तुम इस बारे में क्या कहते हो लक्ष्य? जिस अंदाज में यह बात कही गई थी, उसे सुनकर लक्ष्य और बाकी सभी हंसने लगते हैं। अब अनिका को एक नया नाम मिल गया था, डायमंड मैन। लक्ष्य के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वह मैन नहीं डायमंड वुमेन है। होटल महल, दिल्ली। डॉन एक दफ़ा फिर से अपना उल्टा हाथ ऊपर करके इशारा करता है। गार्ड अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और उससे कहता है, बोलो क्या खबर लाए हो? वह मुखबिर कहता है, भाई मुझे वह खबर आपको अकेले में देनी है। यह सुनते ही गार्ड दोबारा से अपनी बंदूक ऊपर कर लेता है। अब डॉन बिना मुड़े ही अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा करता है और कहता है, जो भी कहना है तुम यही कह सकते हो। अब वह आदमी वहां चारों तरफ अपनी निगाह घुमाता है। उसे हर तरफ हैवी लोडेड मशीन गन के साथ गार्ड दिखाई देते हैं। अब वह आदमी कहता है, क्या सबके सामने? उसके ऐसा कहते ही गार्ड फिर से उसकी तरफ बंदूक लेकर 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ जो भी कहना है जल्दी कहो। तुम्हारी 2 टके की न्यूज़ के लिए डॉन तुम्हें इससे ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। वह मुखबिर घबराते हुए जल्दबाजी में डॉन की तरफ चेहरा करके कहता है, भाई यह 2 टके की खबर नहीं बल्कि आज की सबसे महंगी खबर यही है और सबसे ज़्यादा सीक्रेट भी। यह खबर किसी ऐरे गहरे के पास नहीं मिलेगी। मैं आपका वफादार हूँ और पिछले 20 सालों से इसी को ढूंढने के लिए काम कर रहा हूँ। डॉन एक बार फिर से बिना पीछे की ओर मुड़े अपने हाथ को एक और करते हुए इशारा करता है। अब गार्ड फिर से कहता है, बोलो क्या खबर है? अब वह मुखबिर कहता है, एंटीडोट। उसके पास एंटीडोट मौजूद है। अब वह गार्ड कहता है, कौन सा एंटीडोट और किसके पास है? मुखबिर जवाब देता है, जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जिसे सब ढूंढ रहे हैं। उसके पास कोई नेक्टर नहीं है, लेकिन उसके पास एंटीडोट है। यह पक्की खबर है कि एंटीडोट है। अब गार्ड उसके माथे पर बंदूक रख देता है और कहता है, उसके किसके? गार्ड के ऐसा करते ही डॉन अपना हाथ एक बार फिर से ऊपर करता है और गार्ड को पीछे हटने का इशारा करता है। फिर चुटकी बजाकर उस आदमी को भेजने के लिए दूसरा इशारा करता है। तभी एक अन्य गार्ड आगे आता है और एक नोट की गड्डी उस मुखबिर को देते हुए वहां से रवाना कर देता है। मारवा हाउस। अनिका एयरवे से दिल्ली वापस पहुंच जाती है, लेकिन तब भी यहां पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। अब अनिका खुफिया रास्ते से अपने कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे में पहुंचकर वह देखती है कि रोहित अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। आज अनिका को और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए वह सोने की जगह पर उनकी तैयारी में लगना बेहतर समझती है।
इसलिए वह अपने नौकरों से कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगा लेती है। रोहित को शांति से बिस्तर पर सोते हुए देखकर और बीती रात की रोहित की जिद को याद करके उसे रोहित पर प्यार आने लगता है। वह रोहित के करीब जाती है और उसके माथे को चूम लेती है। अनिका के सफ़र से रोहित की नींद टूट जाती है और वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने पास लेटा देता है और कहता है, चलो सोते हैं। अनिका रोहित की शरारतों को अच्छी तरह समझती थी। रोहित अनिका से कहता है, तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। अनिका जवाब देती है, नहीं अभी नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। रोहित पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट टाइम नींद कब ली थी? रोहित की बात सुनकर अनिका बिस्तर पर बैठ जाती है और सोचने लगती है। तभी रोहित अनिका को अपनी बाहों में खींचते हुए आगे कहता है, बाकी सभी कामों के साथ साथ तुम्हारे लिए नींद भी ज़रूरी है। अनिका रोहित की बाहों से निकलकर बिस्तर पर बैठ जाती है। अनिका के ऐसा करने पर रोहित भी बैठ जाता है और फिर बिस्तर से उतरकर अनिका के कंधों पर अपने अंगूठे से धीमी धीमी मसाज देने लगता है और फिर अनिका से कहता है, तुमने बीती रात मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रोहित की शिकायत सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लेती है और बंद आंखों से बात को बदलते हुए कहती है, मुझे अभी सोना नहीं है। रोहित जवाब देता है, अभी कुछ मत सोचो और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ। रोहित की मसाज जहां अनिका के शरीर को आराम दे रही थी, वहीं उसकी उंगलियों के स्पर्श से अनिका के पूरे शरीर में धीमी धीमी गुदगुदी भी हो रही थी। कुछ ही देर में अनिका को काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है। अनिका रोहित के हाथों पर अपने हाथ रखती है और उसकी तरफ घूम कर देखने लगती है। रोहित अनिका की आंखों को आसानी से पढ़ सकता था। रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह अनिका को बड़े ही प्यार से हक कर लेता है। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ होती है। अनिका ने ही ब्रेकफास्ट मंगवाया था। सर्वेंट उसे सर्व करने के लिए आ चुके थे। अब अनिका रोहित से अलग होती है और उठकर खड़ी हो जाती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे भूख लगी थी। रोहित भी उतने ही प्यार से मुस्कुराते हुए खड़े होकर अनिका के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, सबसे पहले तुम्हारी हेल्थ। सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम तुम्हें पता चला कि तुम्हें भूख लगी है। ऐसा कहकर वह पीछे हटता है और नौकरों को अंदर आने के लिए कह देता है। अंदर आने के बाद वह नौकर रोहित और अनिका को गुड मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। रोहित की तरफ देखकर बड़े ही अदब से कहता है, मिस्टर चिराग मेहता सुबह 5 बजे से ड्राइंग हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यह सुनते ही रोहित के चेहरे पर सवाल दिखाई देने लगते हैं। दरअसल चिराग बिल्कुल भी वक्त ख़राब नहीं करना चाहता था। वह इस उम्मीद में इतनी सुबह सुबह मारवा हाउस आ गया था कि रोहित फ़ोन में उसकी मिस्ड कॉल देखने के बाद उसे तुरंत बुलाएगा। नौकर बिना रोहित के पूछे ही जवाब देता है, सर वह रात में भी आए थे, उनके साथ भूमि मैडम भी आई थी, लेकिन शायद तब तक आप और मैडम सो चुके थे। उनकी बात नहीं हो पाई थी, इसलिए वह इतनी सुबह ही आ गए हैं। यह सुनकर रोहित अनिका की तरफ देखता है कि चिराग के आने तक की बात तो सही थी, लेकिन भूमि भी उसके साथ थी। ऐसी क्या बात हो सकती है जो उन्हें रात को साथ आना पड़ा। अनिका नौकर से कहती है, तुम जाओ और चिराग को यहीं भेज दो। नौकर के जाने के तुरंत बाद रोहित अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो उसमें चिराग की ढेर सारी मिस्ड कॉल थी। अब रोहित अनिका की तरफ देखकर कहता है, चिराग ने काफ़ी सारी कॉल की हैं, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं है। ऐसा क्या ज़रूरी काम हो सकता है? अनिका जवाब देती है, हाँ मेरे मन में भी यही सवाल है, अभी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। उधर भूमि भी जाग चुकी थी। उसे याद आता है कि रात के वक्त रोहित लगभग बेहोशी की हालत में सो रहा था और अनिका अपने कमरे में ही नहीं थी। यह सोचकर उसे अजीब सी फिक्र हो उठती है और वह अपने बिस्तर से निकलकर सीधा रोहित और अनिका के कमरे की तरफ चल पड़ती है। इधर चिराग मेहता भी उनके कमरे में पहुंच जाता है। चिराग अनिका और रोहित को गुड मॉर्निंग विश करता है। अब रोहित कहता है, कहो चिराग मेहता, अब ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दिया? चिराग जवाब देता है, सर फिक्र वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यह बात ही ऐसी थी कि जिसे तुरंत बताना ज़रूरी था। रोहित बिना कुछ कहे चिराग की तरफ देखता है। चिराग आगे कहता है, डेविड भारत आया है। खबर यह है कि वह किसी ज़रूरी चीज़ को साथ ले जाने के लिए आया है। चिराग के खामोश हो जाने के बाद रोहित कहता है, चिराग मेहता, हम पर उसके जैसे किसी भी डॉन के आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता है?
लेकिन जब चिराग कुछ बोल नहीं पाता तब रोहित उसकी परेशानी को देखते हुए आगे कहता है, अगर तुम इतने फिक्रमंद हो तो ज़रूर कुछ ना कुछ वजह होगी। बताओ क्या खबर मिली, उसे क्या चाहिए? चिराग जवाब देता है, अभी हम सही यह पता नहीं लगा पाए हैं। हमारे गार्ड्स ने उस पर लगातार निगाह बनाए रखी थी। उसका कोई आदमी उससे मिलने आया था। वही आदमी एक अकेली कड़ी थी जिससे यह पता चल पाता कि डेविड के यहाँ आने की वजह क्या है। लेकिन जब हमारे गार्ड्स उस आदमी को पकड़ने ही वाले थे कि तभी ऑन रोड उसका मर्डर हो गया। रास्ते पर चलते हुए ही भीड़ में से किसी ने बड़ी ही सफाई से उसकी गर्दन पर नाइफ से वार किया और बिना किसी को पता चले वहाँ से चुपके से निकल भी गया। कुछ ही पलों में उस आदमी ने दम तोड़ दिया। हम कुछ जान ही नहीं पाए कि वह डेविड से मिलने क्यों गया था। फिर कुछ सोचकर दोबारा से कहने शुरू करता है, उसकी मौत के तरीके से यह एकदम क्लियर है कि यह काम किसी हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल क्रिमिनल ने किया है, जिस पे करना हर किसी के वश की बात नहीं। इतना कहकर चिराग एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर आगे कहता है, लेकिन सर हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। अब तक भूमि भी वहां पहुंच चुकी थी और चिराग मेहता के कहे हुए अंतिम वाक्यों को सुन लेती है। अब वह अंदर आते हुए बड़े ही आराम से धीमी आवाज़ में कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी नया बवाल आया होगा वह उस एंटीडोट की वजह से ही होगा।